आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के, वो 3 क्वेश्चन परफॉर्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो लगभग आपका क्वेश्चन नंबर 11 ही है। एक्स वाई जेड दिए गए हैं और वेग और त्वरण t बराबर 1 पर पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें हमारे पास x जो है वो बराबर है 3t², x कोऑर्डिनेट 3t², y कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा t² माइनस का 2t है, और जो हमारा z कोऑर्डिनेट है वो z बराबर t³ है। ये हमारा x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमसे वेग और त्वरण पूछा गया, वो भी t बराबर 1 पर। वेग तथा त्वरण t बराबर 1 पर। ठीक है भाई, पहले विस्थापन सदिश वाला काम करते हैं। r सदिश बनाते हैं पहले, तो है ना। सबसे पहले विस्थापन सदिश dr ओवर, जो कि बराबर हो जाएगा आपका एक्स, dr अपॉन dt, कहाँ से r, गड़बड़ हो गई ना। r सदिश dr अपॉन dt तो निकालेंगे। r सदिश बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप जेड के कैप। x का मान 3t² आई कैप, 3t² आई कैप, t² माइनस 2t जे कैप, t³ के कैप। ये हमारे पास आ गया। अब वेग निकाल लेते हैं। वेग v बराबर dr ओवर dt, dr ओवर r के साथ अवकलन करते ही हो गया 6t आई कैप, t² का 2t माइनस 2 जे कैप, 3t²। अब ये t बराबर 1 पे निकालना है, तो ठीक है, t बराबर 1 पे निकाल लेते हैं। वेग का मान निकालना है t बराबर 1 पे। ठीक है, मान भाई 1 रख दीजिए। 6 आई कैप, 2 माइनस 2 0 जे कैप, 3 के कैप। ये लीजिए, आ गया। अब बेटा देखिए, इसमें लिखा हुआ नहीं है परिमाण निकाला है नहीं निकालना। अगर परिमाण निकालना भी बोले कि परिमाण निकाल दीजिए, तो मैं आपको समझा देता हूँ कि परिमाण निकालने में तो क्या दिक्कत है। परिमाण निकालने का मतलब बोर्ड निकालना, लंबाई निकालना, वो होती है अंडर रूट जो आई का गुणांक है उसका वर्ग। अगर पूछा तो मुझे नहीं पता पूछा नहीं पूछा, क्योंकि क्वेश्चन में सिर्फ इतना लिखा हुआ कि वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए t बराबर 1 पर, तो मैंने तो वेग ज्ञात कर दिया। अब सदिश रूप में पूछा है कि परिमाण रूप में पूछा है, ये नहीं बताया। तो चलिए अपन परिणाम भी निकाल देते हैं। जब सदिश निकाला तो परिणाम भी निकाल देते हैं। तो ये हो गया 36, ये हो गया 9, 36 और 9 हो गया 45, ये आ गया आपका अंडर रूट 45। ठीक है ना, ये लीजिए, ये परिमाण रूप में आ गया। मतलब परिमाण का मतलब है उसका सार कितना है, कितना बल, कितना जो वेग है वो है अंडर रूट 45। और सदिश का मतलब होता है दिशा में, किस दिशा में कितना है, एक्स दिशा में कितना है, वाई दिशा में कितना है और जेड दिशा में कितना है। और ये होता है परिमाण, की टोटल कितना हुआ, टोटल इतना हुआ। आगे बढ़ते हैं त्वरण की तरफ, जिसे हम f से दर्शा रहे हैं। विस्थापन सदिश का t के साथ 2 बार अवकलन, जिनमें से एक बार तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी का ही दोबारा कर लेते हैं। इसका दोबारा करेंगे तो 6t का 6 हो जाएगा, 6 आई कैप, 2t का 2, 2 का 0 ए कैप, प्लस ये t³ का हो गया। अच्छा, यहाँ पे अपन 6t का 6 हो गया, 2t का 2 हो गया, 2 का 0 हो गया, 3t² का 6t हो गया, 6t के। ठीक है, अब आपसे पूछा है t बराबर 1 पर त्वरण ज्ञात कीजिए, तो t बराबर 1 पर t का मान 1 रखने पर, तो ये 6 आई का 6 आई रह गया, 2j का भाई 2j रह गया, 6t t की जगह 1 रख दिया तो 6 के कैप आ गया। और यहाँ भी अगर परिमाण पूछा है तो निकाल लीजिए, नहीं पूछा है तो कोई बात नहीं। इसका t बराबर 1 पर परिमाण अगर पूछा है तो अंडर रूट आई के गुणांक का वर्ग प्लस j के गुणांक का वर्ग प्लस k के गुणांक का वर्ग, 36 प्लस 4 प्लस 36, ये हो गया 72, 72 और 4 76। बेटा से कोई छोटी मोटी अगर जोड़ बाकी में गुणा हो जाए या गलती हो जाए, गुणा करें कभी जोड़ करें, तो थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, देख लीजिएगा। अगर आपको कुछ गलत लगता है तो ठीक कर लीजिएगा ना, क्योंकि कई बार ऐसे सोच रहे होते हैं कि भाई 36 बोल तो 72 रहे होते हैं और लिख देते हैं कुछ और, तो जैसे कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो देख लेना, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा त्वरण आ गया और ये वेग आ गया। तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन था ही नहीं। ये क्वेश्चन अगर आपको याद हो तो सेम क्वेश्चन नंबर 11 है, यही हमने क्वेश्चन नंबर 11 में किया था और यही इसी क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर 11 इसके साथ देख सकते हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था, उससे मैच कर लीजिए, बिल्कुल वैसा ही है ये क्वेश्चन। उसमें तो बल्कि 2 बिंदु पे पूछा गया था, t बराबर 0, t बराबर 5/2। इसमें तो हमने सिर्फ एक ही बिंदु पे t बराबर 1 पे ही पता किया। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कहता है कि x जो है
एक्स निर्देशांक जो है वो 2t² है और जो वाई निर्देशांक है वो हमारा t² - 4t है। ठीक है भाई, और जो हमारा z है वो 3t - 5 है। ठीक है, ये सब हो गए। अब हमसे पूछ रहा है कि वेग और त्वरण ज्ञात कीजिए, लेकिन इस दिशा में ज्ञात कीजिए। दिशा दी गई है कि इस दिशा में n दिया गया है i कैप - 3j कैप प्लस 2 कैप। बड़ी प्यारी बात पूछी गई है, इस दिशा में ज्ञात कीजिए। ऐसे मत ज्ञात कीजिए वेग ज्ञात कर दिया बस, नहीं, t बराबर 1 पर ज्ञात कीजिए और इस दिशा में ज्ञात कीजिए। बढ़िया क्वेश्चन पूछा है। समझिए बात को कि क्या कह रहा है। एक तो होता है कि वेग कण जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में आप वेग निकाल रहे हैं। एक होता है कि नहीं भाई हमें इस दिशा में नहीं चाहिए, ये मान लीजिए आपका वेग है इस दिशा में जा रहा है। ठीक है, ओरिजिनली आप इस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन पूछने वाला ये कहता है कि नहीं भाई मुझे इस दिशा में वेग मत बताओ, मुझे ये बताओ कि ये जो वेग है, मुझे तो भाई इस दिशा में वेग बताओ कि ये जो इसकी डायरेक्शन मैं आपको बता दूंगा। लीजिए मैंने दे दिया एन कैप इसकी डायरेक्शन को दिखा रहा है। अब मुझे ये बताइए इस दिशा में वेग कितना है। मुझे इस दिशा में वेग है मुझे पता है, लेकिन मुझे बताइए इस दिशा में कितना है। तो जब भी किसी दिशा में मान पूछा जाए तो सिर्फ आपको ये करना होता है कि वो जो भी सदिश आचे, वो वेग है, त्वरण है, जो भी है, उसको उस दिशा के एकांक सदिश के साथ डॉट बना कर दीजिए। ये बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत आसान तरीका है किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में मान निकालने का। जिस भी दिशा में आप उसका मान निकालना चाहते हैं, ये सिर्फ वेग के लिए लागू नहीं है, ये त्वरण के लिए, विस्थापन के लिए, सबके लिए लागू है। अगर आपको किसी भी सदिश का किसी भी दिशा में मान निकालना है तो उस दिशा के एकांक सदिश के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, तो आपका उस दिशा में मान आ जाएगा। तो हम इसको पहले एकांक सदिश में कन्वर्ट कर लेते हैं, एन कैप में बदल लेते हैं। और एन कैप में बदलने के लिए क्या करना होगा, सदिश बटा सदिश का परिमाण। तो ये हो गया i - 3j 1 का स्क्वायर - 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये हो गया 9, 10, 14 अंडरवुड। अब आप वेग निकाल लीजिए, त्वरण निकाल लीजिए और इस दिशा के साथ डॉट बना कर दीजिए। चलिए पहले वेग बना लेते हैं, पहले आर सदिश बना लेते हैं क्योंकि विस्थापन सदिश तो अभी तक हमने बनाया ही नहीं है। तो आर सदिश जो हो जाएगा हमारा एक्स आई कैप वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। एक्स कितना है हमारा 2t² आई कैप, वाई है हमारा t² - 4t जे कैप, और जेड है हमारा 3t - 5। ये आपका आर सदिश हो गया, विस्थापन सदिश हो गया। वेग निकाल लीजिए, वेग बराबर विस्थापन सदिश का t के साथ अवकलन। तो ये हो जाएगा 4t आई कैप, t² का 2t - 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये लीजिए आपका वेग आ गया। अब वेग का मान भी t बराबर 1 पे पूछे। ठीक है भाई, वेग का मान समय t बराबर 1 पे पूछे, बिल्कुल 1 पे ही निकालेंगे। t का मान 1 रख देंगे, t का मान 1 रखते ही हो जाएगा 4 आई कैप माइनस का 2 जे कैप, क्योंकि ये 2 - 4 माइनस का 2 प्लस 3 के कैप। ये लीजिए भाई, ये वेग का मान आ गया t बराबर 1 पर। लेकिन हमें वेग का जो मान है वो एन कैप की दिशा में पूछा है। वेग एन कैप दिशा में, इस दिशा में मान बताना है, ना कि ये बताना है कि वेग कितना है। क्वेश्चन समझ रहे हैं आप? आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछा जा रहा कि वेग बताइए, आपसे पूछा जा रहा है कि वेग को इस एन कैप की दिशा में बताइए। तो ये होगा v डॉट एन कैप। याद रखिएगा, किसी भी सदिश का मान, चाहे वेग की बात नहीं है, ये सबके लिए लागू है। हर सदिश का मान अगर किसी भी दिशा में निकालना हो, उस दिशा के एकांक सदिश के साथ डॉट गुणा कर दीजिए। तो ये आपका रहा 4i - 2j प्लस 3k। ये आपका वेग है और ये आपकी दिशा है, एकांक सदिश का है उस दिशा का। i - 3j प्लस 2k अंडर 14, i - 3j प्लस 2k बट्टा अंडर 14। i से i, j से j, k से k, 4 × 4 4, j से j प्लस का 6, 3 × 2 6 बट्टा अंडर 14। दोबारा देख लेते हैं, i से i गुणा करने पर 4, j से j गुणा करने पर 6, k से k गुणा करने पर 6, 6 4 10 और ये 16 हो गया। 16 ऊपर अंडर 14 नीचे। ये लीजिए आपका वेग आ गया, वेग का मान आ गया इस दिशा में। अब इसमें अगला पार्ट था त्वरण। त्वरण और निकालिए। ठीक है भाई, निकालते हैं त्वरण, जिसे हमने f कहते हैं, जो कि r का 2 बार अवकलन होता है। विस्थापन सदिश का समय के साथ 2 बार अवकलन होता है, जिसमें से एक बार हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार तो ये किया हुआ है। दोबारा करेंगे तो 4t का 4 हो जाएगा। ठीक है,
2t का 2 हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, 3 का 0 हो जाएगा क्योंकि अचर है। तो 4i 2j 0 के, 4i प्लस 2j प्लस 0 के। दोबारा चेक कर लेते हैं, 4i 2j 0 के, ठीक है। अब इसका मान हमें निकालना है t बराबर 1 पर। निकालते हैं भाई t बराबर 1 पर। तो t का मान 1 रखने पर, t इसमें है ही नहीं तो क्या करें, है ही नहीं तो क्या करें, समझ गए बात। तो अब नहीं है तो क्या करें बेटा, है होता तो t का मान रख देते, नहीं है तो वैसे के वैसे ही पड़ा रहेगा। देखिए हमें तो हमारे जो सारे रीति रिवाज है वो सारे करने पड़ते हैं। अब इसने कहा कि t बराबर 1 पे निकालो, तो हम तो t बराबर 1 रखने के लिए तैयार है। अब नहीं मिला तो क्या करें, समझ गए बातों को। तो आप अपने रीति रिवाज जो होते हैं वो पूरे करते ही करते हैं। सपोज कीजिए, इसे ऐसे समझिए कि मान लीजिए किसी घर में आग लग जाती है और कोई आदमी उसके अंदर रह जाता है और आग इतनी भयंकर होती है कि आदमी उसके अंदर जल के मर जाता है। तो अब क्या होगा, अब अगर वो हिंदू है तो हिंदू परंपरा के हिसाब से वो जो भी बचा है उसको ले जाके दोबारा जलाया जाएगा। अभी दोबारा क्यों, वो तो जल चुका है। लेकिन बेटा रीति रिवाज की बात है, रीति रिवाज तो होंगे, सब कुछ वैसा का वैसे होगा। उसके शरीर का जो भी कंकाल है, जो भी टुकड़ा मिलेगा, जो भी अवेलेबल होगा, जितना उसको इकट्ठा करके उसको दोबारा जलाएंगे। वो ऑलरेडी जल चुका है, खत्म हो चुका है, लेकिन फिर भी संस्कार तो बाकी रह गए ना, रीति रिवाज तो बाकी रह गए ना, वो तो अपने पूरे करने ही करने। तो सेम ऐसे भी कुछ बात ऐसी है कि अब t बराबर 1 है तो आप कहोगे t है ही नहीं सर, तो नहीं होगा। अगर होता तो क्या करते आप, अगर मान लो जल के ना मरा हुआ होता तो तब तो जलाते ना उसको, तब तो रीति रिवाज सारे ही करते, तब तो सेम वही होता। तो अब वो जल के मरा है, तब भी मरा तो है ही, तो रखना तो पड़ेगा ही। तो सेम वही बात है, यहाँ पे भी हम तोरण है निकाला है तो रखना ही पड़ेगा, रख दिया। अब नहीं रखा, टी है ही नहीं इसमें, नहीं है तो क्या करें, रीति रिवाज थोड़ी छोड़ दे, रीति रिवाज तो पूरे करेंगे ही करेंगे। तो ये हो गया रीति रिवाज पूरा। चलिए आगे मान ज्ञात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला हिस्सा कौन सा था हमारा, इसका मान निकालना था हमें एन कैप की दिशा में, त्वरण एन कैप की दिशा में, ठीक है भाई। एफ ये जो भी हमने निकाला है t बराबर 1 पर, उसको एन कैप के साथ डॉट बना कर 4i प्लस 2j 0 के कैप बट्टा अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। अरे यार ये क्या कर, एफ का मान रखना था, एन कैप लिखना था, एफ इंटू एन कैप लिखना था, सॉरी गलती हो गई। एफ है जो हमारा अभी निकाला हुआ है 4i प्लस 2j प्लस 0 के, 4i प्लस 2j 0 के, और उसके साथ डॉट गुणा होगा हमारा एन कैप। और हमारा एन कैप कौन है, कितना है, हमारा एन कैप है, एन कैप कहाँ हो भाई, एन कैप ये i माइनस 3j प्लस 2 के, i माइनस 3j प्लस 2 के बट्टा अंडर रूट 14। डॉट गुना करेंगे तो i से i गुना होगा तो 4, j से j गुना होगा तो माइनस 6, और k से k गुना होगा तो 0 बट्टा अंडर रूट 14। ये आपका आ गया माइनस का 2 बट्टा अंडर रूट 14। ये लीजिए, ये त्वरण का मान इस दिशा में जो पूछा गया है उस दिशा में हमने ज्ञात कर लिया। अब फाइनल क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 हमें r सदिश दिया हुआ है, विस्थापन सदिश बताया गया है a cos t i कैप a sin t j कैप प्लस b t की कैप। अब बेटा क्वेश्चन में जो पूछा गया वो एक तो सिंपल क्वेश्चन पूछा गया, वेग ज्ञात कीजिए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, वेग ज्ञात कीजिए। तो पहले वेग ही निकाल देता हूँ, फिर मैं आगे की चर्चा करूँगा। फिर त्वरण भी पूछा गया, लेकिन त्वरण इसमें स्पेशल पूछे गए, तो स्पेशल त्वरण के लिए स्पेशल टाइम देंगे। सबसे पहले तो वेग निकाल के जो अपनी खाना पूर्ति है उसको पूरा करते हैं। ये छोटा काम तो सबसे पहले निपटाते हैं। ए कॉस टी का हो गया साइन टी माइनस साइन टी आई कैप। ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत पजल्ड करने वाला क्वेश्चन है ये, इसलिए थोड़ा ध्यान से देखिएगा। प्लस बी टी का एक बी के कैप हो गया। अब अगर आपसे परिमाण भी पूछा है तो बेटा परिमाण भी निकाल लीजिए, v का परिमाण, क्योंकि जब आपने वेग निकाल ही लिया है तो परिमाण निकालने में कितनी दिक्कत आएगी। i का जो भी गुणांक है उसका स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर। a स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका b स्क्वायर। तो देखिए कोई इशू है इसमें, देखिए आप यहाँ सोचो a स्क्वायर कैसे है बेटा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कोस स्क्वायर, a स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 होता है, इसलिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका वेग आ गया। तो यहाँ तक कोई इशू नहीं था, मैंने यहाँ पहले भी कहा था यहाँ तक सरल है। अब इसके बाद में एक ज़बरदस्त चीज़ आ रही है, खाली त्वरण नहीं पूछ रहा,
खाली त्वरण में इंटरेस्टेड नहीं है, ये कह रहा है स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण मतलब वो त्वरण ज्ञात कीजिए जो स्पर्शिका की दिशा में हो, और अभिलंबिक त्वरण, अभिलंबिक त्वरण, ये दोनों त्वरण ज्ञात कीजिए। अभी है क्या, ये कौन से त्वरण आ गए भाई, स्पर्श रेखीय त्वरण, ये अभिलंबिक त्वरण कौन से होते हैं? चलिए आपको समझाता हूँ। आइए, मान लीजिए बेटा आपका कण किसी पथ पे चल रहा है, ये कोई पथ है जिसमें किसी पॉइंट ए से शुरू होकर कण किसी पॉइंट बी तक जा रहा है, ठीक है, इस पथ के ऊपर, और किसी एक पर्टिकुलर टाइम पर, किसी एक विशेष समय पर कण अब यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो उड़ के तो जाएगा नहीं, जमीन से चलता हुआ जाएगा, इस पर चलता हुआ जाएगा तो वहाँ तक पहुँचेगा। अब यहाँ से देखिए, समझ रहे बातों को भाई, कोई ना कोई पथ तो आपका होगा, आप कैसे चले जाए। अगर आप रोड से जा रहे हैं तो आपका रोड एक पथ होगा, अगर आप उड़ के जा रहे हैं तो हवा का एक पथ होगा, है ना। अगर आप जमीन में सुरंग खोद के जा रहे हैं तो वो भी एक पथ होगा। तो पथ का मतलब होता है कि जिस रास्ते से आप ए से बी जा रहे हैं। अब जब आप जा रहे होंगे तो इस पूरे पथ पे से गुजरेंगे, आप पूरे पथ पे गुजरेंगे तो किसी न किसी समय पर किसी न किसी बिंदु पे आप जरूर होंगे। तो यहाँ पे समझ रहे बेटा, इसको कहानी को समझिए आप, कि मान लीजिए आप बाय कार जा रहे हैं और बाय कार आप चूरू से निकलते हैं जयपुर के लिए। अब आप जयपुर के लिए निकलते हैं तो किसी न किसी टाइम पे आप सिक्कर भी पहुंचे होंगे, किसी न किसी टाइम पे आप पलसाना भी पहुंचे होंगे। अब अचानक ऐसे तो नहीं होगा सिक्कर में आप गायब हो गए और सीधा जयपुर में निकल आए, और अगर सिक्कर से गायब होकर जयपुर में निकल आते तो ऐसा है ना, हमारे पास तो ऐसी कोई शक्तियाँ हैं नहीं। अगर हम चूरू से लेकर जयपुर तक गए हैं तो इसका मतलब बीच में सिक्कर जरूर आया, किसी न किसी समय पे हम सिक्कर थे। अगर हम यहाँ से 12 बजे चूरू से निकलते हैं और 4 बजे शाम को, दोपहर के 12 बजे अगर हम चूरू से निकलते हैं और शाम के 4 बजे अगर हम जयपुर पहुँचते हैं तो इसका मतलब इस 12 से 4 के बीच में कभी ना कभी सिक्कर आया होगा, कभी ना कभी पलसाना आया होगा, कभी ना कभी चौमू आया होगा, और कभी ना कभी ये छोटे छोटे जो और फतेहपुर है या और है, इनमें से हम जरूर निकले होंगे, क्योंकि रास्ता यही है, सड़क यही है ना। समझिए बात को। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जब आप ए से बी गए हैं तो कभी ना कभी आप इस पॉइंट पी पे भी आए होंगे, इस गरीब आदमी के पास भी जरूर पहुंचे होंगे। तो जब आप पी पे पहुंचे तो ये जो स्थिति सदिश है ये आपका ये हो गया आर, ये आपका पी का स्थिति सदिश हो गया आर, ठीक है। अब पी पे अपना एक वेग होगा, पी पे अपना एक त्वरण होगा, ऑब्वियसली बात है। इसका त्वरण जो भी है, जितना भी है, किसी भी दिशा में है, हमें नहीं पता, वो तो निकालेंगे तो पता चलेगा, और अभी फिलहाल हमें इंटरेस्टेड नहीं है निकालने में कि त्वरण कितना है। मान लेते हैं कि त्वरण जो है वो इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में आपका त्वरण है एफ, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा कि त्वरण कितना है, क्वेश्चन का इंटरेस्ट त्वरण में नहीं है, क्वेश्चन का इंटरेस्ट है कि त्वरण दो दिशाओं में बताइए। एक तो जैसे भी याद कीजिए पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा था, वेग इस दिशा में बताइए, त्वरण इस दिशा में बताइए, उस दिशा में पूछा गया, बजाय ये पूछने की बताओ वेग कितना है, बताओ त्वरण कितना है। इसने त्वरण नहीं पूछा, इसने कहा स्पर्श रेखीय त्वरण। अब स्पर्श रेखीय त्वरण क्या होता है, इसी पी बिंदु पे अगर आप स्पर्श रेखा खींचे, इसी पी बिंदु पे बेटा अगर आप एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, अब देखिए पी पे मैंने एक स्पर्श रेखा खींची, अब ये जो स्पर्श रेखा है इस दिशा में हमसे त्वरण पूछ रहा है कि ये जो स्पर्श रेखा है इसकी दिशा में त्वरण बताइए। एक त्वरण तो इस दिशा में बताइए, और एक त्वरण ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंब दिशा, स्पर्श रेखा पे पी बिंदु पे जो स्पर्श रेखा खींचे इसके ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाइए आप। 90 डिग्री का कोण बनाने के बाद ये जो एक और दिशा प्राप्त होगी आपको, ये तो है स्पर्श की दिशा, ये है अभिलंबिक दिशा। अभिलंबिक मतलब अभिलंब, तो एक इस दिशा में बताइए कितना होगा, और ये स्पर्श रेखा। क्वेश्चन समझ गए बेटा बात कि क्या पूछा गया, आपसे ये नहीं पूछा गया कि त्वरण बताइए, आपसे पूछा गया कि त्वरण का स्पर्श रेखीय घटक और अभिलंबिक घटक ये बताइए। अब ये कैसे निकलेगा, बड़ा ही आसान है निकालना। क्या आसान है, त्वरण तो आपको निकालना आता ही है, त्वरण आपको निकालना आता है। कैसे करना होता है, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर, ये रहा त्वरण आ गया। त्वरण को इस दिशा के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, जैसे इस दिशा के साथ डॉट गुणा करेंगे, इस दिशा के एकांक सदिश के साथ डॉट गुणा करेंगे तो स्पर्श रेखा आ जाएगा। सही बात है। फिर अब क्वेश्चन ये है कि ये दिशा है कौन सी सर, ये दिशा तो दी हुई नहीं है। पिछले क्वेश्चन में तो दिया हुआ था कि एन सदिश ये है, इसकी तो दिशा नहीं दी हुई, नहीं इसीलिए दी हुई क्योंकि हमें पता है, हमें पता है इसलिए नहीं दी गई। अब जब पता ही हो तो क्यों बताएगा आपको, तो अच्छा ये हमें पता है। कैसे पता है, कि हमें पता है कि स्पर्श रेखा की दिशा जो होती है वो डी आर ओवर डी टी होती है। जब आर जो होता है स्थिति सदिश, उसका जब आप टी के साथ अवकलन करते हैं तो ये जो दिशा होती है, ये वेग बनता है, ऑब्वियसली बात है वेग बनता है, लेकिन ये जो वेग है इसकी जो दिशा होती है वो स्पर्श रेखा की दिशा होती है। मतलब हमें ये मत इंटरेस्ट लीजिए कि ये वेग है या कुछ और है, पर इंटरेस्ट इस बात में लीजिए कि ये जो भी डायरेक्शन आएगी ये डायरेक्शन स्पर्श रेखा की डायरेक्शन होती है। डी आर अपॉन डी टी हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में होता है। तो हमारा काम हो गया ना, हमें तो दिशा चाहिए, स्पर्श रेखा
की दिशा में होता है ये, तो ये हमारे लिए दिशा का काम करेगा, हमारे लिए एन का काम करेगा, जो दिशा में चाहिए उसके लिए एन का काम करेगा। इससे हम एन कैप निकाल लेंगे, एन कैप बराबर सदिश बटा सदिश का परिमाण डी आर अपॉन डी टी बट्टा डी आर अपॉन डी टी का परिमाण। ये लीजिए एकांक सदिश बन गया। और ये एन कैप जैसे डायरेक्शन बन जाए, ये आपका एफ रहा, एफ के साथ डॉट गुणा कर दीजिए, एफ डॉट एन कैप। लीजिए भाई, ये आपका स्पर्शरेखा आ गया। अब आप कहोगे सर स्पर्शरेखा आ गया तो अभिलंबी कैसे आएगा, अभिलंबी की डायरेक्शन वो तो नहीं पता, तो उसका क्या करें? बिल्कुल करते। हमें पता है कि इन दोनों का परिणामी है, ये स्पर्शरेखा और अभिलंबी का परिणामी है, और परिणामी जो होता है, परिणामी त्वरण जो होता है वो उस फॉर्मूले द्वारा दिया जाता है, चाहे परिणामी वेग हो चाहे कोई और हो। परिणामी त्वरण बराबर होता है अंडर रूट स्पर्शरेखीय त्वरण, जो स्पर्शरेखीय त्वरण है वो, ये बात आपने पढ़ी हुई होगी कि त्वरण के दो घटक है, तो इन दोनों घटकों का परिणामी जो है वही परिणामी त्वरण बनाएगा, स्पर्शरेखीय त्वरण प्लस अभिलंबी त्वरण का स्क्वायर। ये लीजिए, ये आपका परिणामी त्वरण आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इनको इंग्लिश के बारे में भी और बता देता हूँ कि कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो भी जान दें। स्पर्शरेखीय कहते हैं टेंजेंट, जो टेंजेंट की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो, और अभिलंबिक मतलब जो नॉर्मल डायरेक्शन में, नॉर्मल मतलब अभिलंब, नॉर्मल की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो निकाली और टेंजेंट की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है वो निकाली। तो हमें पता है कि जो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन है, परिणामी त्वरण जो है वो स्पर्शरेखीय मतलब टेंजेंट की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है उसका स्क्वायर प्लस नॉर्मल की डायरेक्शन में जो एक्सीलरेशन है उसका स्क्वायर के बराबर होता है। तो अब हमारे पास परिणामी त्वरण होगा, कैसे होगा? ये रहा भाई, देखो ये रहा एफ, एफ का मोड निकाल लीजिए, ये परिणामी त्वरण हो गया, मोड का मतलब परिमाण निकाल लीजिए, ये एफ हो गया, ये आपके पास परिणामी त्वरण हो गया। इसे आप यहाँ रखेंगे, ठीक है, और ये स्पर्शरेखीय जो टेंजेंट की डायरेक्शन में एफ डॉट एन कैप जो निकालेंगे वो आप फॉर्मूले में यहाँ रखेंगे। जब ये दो रख देंगे तो ये अपने आप ही निकल जाएगा। इस तरीके से ये सवाल पूरा होगा। ठीक है, चलिए पहले शुरू करते हैं। स्पर्शरेखा की दिशा निकालते हैं। स्पर्शरेखा की दिशा में एकांक सदिश यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की डायरेक्शन में एकांक सदिश, तो ये हो जाएगा डी आर ओवर डी टी, और डी आर ओवर डी टी का मैग्नीट्यूड या परिमाण, सदिश बटे सदिश का परिमाण। बचपन से ही पढ़ाया जाता है, ये शुरू से ही बार बार ये पता नहीं ये एक मुहावरा सा बन जाता है, सदिश बटा सदिश का परिमाण मतलब एकांक सदिश। तो डी आर अपन डी टी क्या निकाला हुआ है? बिल्कुल निकाला हुआ है। चलिए ऊपर दिखाता हूँ, ये देखिए ये वेग निकाला था डी आर और डी टी। अब ये वेग है लेकिन आज हमारे लिए बढ़िया काम कर रहा है, आज हमारे लिए ये बढ़िया काम कर रहा है। समझो बेटा, चीज़ें ऐसी है, चीज़ें एक चीज़ कई चीज़ों के लिए काम आती है, एक चीज़ जो होती है वो कई चीज़ों काम आती है। रस्सी है, इससे आप जानवर भी बांधते हैं, इस रस्सी से आप कुएं में से पानी भी निकालते हैं। एक बार आप जानवर को बांध रहे हैं, एक बार आप उससे पानी निकाल रहे हैं, एक बार उसी रस्सी से लोग फांसी खा रहे हैं, है ना। कर तो गलत रहे है तो गलत ही, लेकिन रस्सी थोड़ी मना कर रही है कि ना भाई ने मुझसे फांसी मत खाना, मुझसे सिर्फ गाय भैंस बकरियां ही बांधो, है ना, मुझसे सिर्फ पानी निकालो, मुझसे सिर्फ गाड़ियाँ खींचो, या मुझसे किसी सामान को ही खींचो, नहीं ना, या मुझसे किसी सामान को बांध दो। तो यही है, लोग अपने अपने उपयोग ढूंढ लेते हैं। रस्सी ने कभी नहीं कहा मुझसे फांसी खाओ, लेकिन उपयोग में आ रही है ना, काम आ गई ना, एक के काम आ गई उसने, अच्छा आ गया, काम तो करती है। तो बेटा यही है, ये वेग है, ऑब्वियसली बात है, ये वेग है। तो इसका एक मतलब है। दूसरा मतलब ये भी है कि ये स्पर्शरेखा की दिशा भी है। हम दूसरा मतलब दिखा रहे हैं, हमारे लिए तो दूसरा काम है ना। आपने पीके मूवी देखी होगी, उसमें वो बोलता है कि आमिर खान जो बोलता है अच्छा, अच्छा के भी कई रूप है यहाँ पे, एक अच्छा का मतलब ये है, एक अच्छे का मतलब ये है, एक अच्छा का मतलब ये। तो सेम वैसी बात है कि एक ही चीज़ के कई मायने होते हैं, जिसमें से जो हमें जो अभी काम कर रहा है, जो हमारे लिए सूटेबल है, हम वो मायना निकालते हैं। अभी हमारे लिए सूटेबल है कि हमें दिशा चाहिए, और ये हमें दिशा देगा बेचारा। तो दिशा डी आर ओवर डी टी हमारे पास आया हुआ है माइनस ए साइन टी आई कैप प्लस ए कॉस टी जे कैप प्लस बी के कैप बट्टा इनका परिमाण, परिमाण हो जाएगा माइनस ए साइन टी का स्क्वायर, ए कॉस टी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, माइनस ए कॉस टी आई कैप माइनस ए कॉस टी माइनस ए साइन टी, सॉरी, माइनस ए साइन टी आई कैप, ए कॉस टी जे कैप, बी के कैप बटे ये ए स्क्वायर
साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये लीजिए भाई डायरेक्शन आ गई आपकी, स्पर्शरेखा की दिशा आ गई। तो आप ये लीजिए स्पर्शरेखीय त्वरण, स्पर्शरेखीय त्वरण, एक्सीलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा की दिशा में। तो एफ सदिश डॉट एन कैप। अब एफ तो हमने निकाला ही नहीं है अभी तक, नहीं निकाला तो अभी निकाल लेते हैं। ये रहा आपका डी आर ओवर डी टी, ये लीजिए यहाँ पे भी ये निकाल देता हूँ, ये एफ, ये डी स्क्वायर आर ओवर डी टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा माइनस ए कॉस टी साइन टी का कॉस टी आई कैप माइनस ए साइन टी जे कैप प्लस 0 के कैप। ये आपका एफ आ गया। परिमाण निकालना चाहे परिमाण निकाल लीजिए, एफ का परिमाण बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, जो कि ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, तो ये ए हो जाएगा। एफ का परिमाण ये हो जाएगा। देख लीजिए आप आराम से देखिए, तसल्ली से देखिए कैसे ये होगा, कैसे होगा ये। तो अंडर रूट लगेगा, आई के गुणांक का स्क्वायर होगा, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर कोस स्क्वायर, फिर बी के गुणांक जे के जो गुणांक है उसका स्क्वायर होगा, तो माइनस ए साइन टी का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर का मान 1 हो जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आकर ए हो जाएगा। तो ये एफ का परिमाण आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मान रखते हैं, एफ है हमारे पास माइनस ए कॉस टी आई कैप माइनस ए साइन टी जे कैप प्लस 0 के कैप डॉट एन कैप, और एन कैप है हमारा ये माइनस ए साइन टी आई कैप माइनस ए साइन टी आई कैप ए कॉस टी जे कैप प्लस बी के कैप बट्टा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब डॉट गुणा कर दीजिए, आई से आई गुणा, आई से आई गुणा माइनस ए कॉस टी से माइनस ए साइन टी गुणा, ये हो गया आपका ए स्क्वायर कॉस इंटू साइन, माइनस माइनस प्लस हो गया ए स्क्वायर कॉस टी साइन टी, उसके बाद में माइनस का ए स्क्वायर साइन टी कॉस टी प्लस 0 इंटू बी। तो आपका जो त्वरण है स्पर्शरेखीय त्वरण वो 0 आ गया। ठीक है, चलिए अब स्पर्शरेखीय आ गया तो अभिलंबिक निकाल लेते हैं। अभिलंबिक त्वरण, उसके लिए आपको क्या करना है, अंडर रूट परिणामी त्वरण। देखिए मैंने पदों को इधर भेज दिया, तो जब मैं दोनों साइड वर्ग करूंगा तो परिणामी त्वरण का वर्ग हो जाएगा, स्पर्शरेखीय त्वरण का स्क्वायर इधर के माइनस का हो जाएगा, और फिर ये स्क्वायर हटाऊंगा तो अंडर रूट आ जाएगा, है ना। तो अभिलंबिक त्वरण बराबर परिणामी त्वरण का स्क्वायर माइनस स्पर्शरेखीय त्वरण का स्क्वायर। तो भाई परिणामी जो त्वरण है वो आपका ए है, ए स्क्वायर हो गया। स्पर्शरेखीय त्वरण अभी आपने निकाला है जो कि 0 आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस 0, ये अंडर रूट ए स्क्वायर हो गया, ए स्क्वायर बाहर आते ही आपका ए हो गया। ये लीजिए अभिलंबिक त्वरण ए है। तो स्पर्शरेखीय त्वरण 0 है, अभिलंबिक त्वरण ए है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन में ट्रिक ये थी कि हमसे पूछा था स्पर्शरेखीय और अभिलंबिक त्वरण, वो कैसे निकाला है उसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है, पहले पेपर में पूछा जा चुका है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।